गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग मिलकर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट वन को, जिसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में मेंशन किया गया है। देखते हैं और समझते हैं इन चार आर्टिकल्स को बहुत ही गहराई से। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को मेंशन किया गया है। इसमें आर्टिकल 1 में, जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 सब क्लॉजेज हैं। इन तीनों को हम अभी गहराई से देखने वाले हैं। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें समझने की बात यह है कि किसी एक देश को या हमारे देश का दो दो नाम क्यों मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में काफी लंबी बहस हुई है। आखिर इंडिया दैट इज भारत क्यों? तो जो प्राचीन परंपरा और संस्कृति के हित में थे, उनका मानना था कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का मानना था कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश इंग्लिश राज के समय से ही, यानी ब्रिटिश के प्रभाव के कारण, हमारा देश इंडिया के नाम से ही विश्वविख्यात हो चुका था। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे देश का नाम इंडिया ही मेंशन था। और तीसरा, हमारे अन्य देशों के साथ जितने भी ट्रीटीज या समझौते किए गए थे, वो इंडिया के नाम से ही किए गए थे। इन तीनों लॉजिकल ग्राउंड्स को आधार बनाते हुए हमारे देश के नाम को इंडिया रखने की बात की गई। ऐसे में ही चूंकि संविधान सभा इस बात पर कंसेंसस नहीं बना पा रही थी, इसलिए एकोमोडेशन के सिद्धांत का पालन करते हुए इन्होंने दोनों ही वर्ड्स को शामिल कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया और भारत। अतः हमारे देश का ऑफिशियली नाम क्या है? इंडिया। आगे बढ़ते हैं। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये समझने वाला पॉइंट है कि आखिर हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, जबकि आप जानते हैं हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करता है। यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का एक अनुकूल वितरण स्थापित किया गया है। तो ऐसे में यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, इसे थोड़ा समझते हैं। शासन के प्रकार को यदि हमें समझना हो तो हम इसे दो भाग में समझते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर, और दूसरा विधायिका कार्यपालिका के मध्य रिलेशन के आधार पर। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरेशन एक ऐसा संघ होता है जिसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है, अर्थात इसमें राज्य अविनाशी होते हैं, यानी राज्यों का अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है किंतु संघ को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कन्फेडरेशन को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। वहीं फेडरेशन में ना राज्य अलग हो सकते हैं संघ से और ना संघ को खारिज किया जा सकता है, अर्थात इसमें दोनों का ही एक स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। इसलिए इसे फेडरेशन कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वहीं एकात्मक में क्या व्यवस्था होती है? एकात्मक में राज्य डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी संघ प्राइमरी होता है और यह राज्यों को अपने अनुकूल डिस्ट्रक्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है। इसलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो भारत को हमारे संविधान में इस कैटेगरी में रखा गया है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि तत्कालीन परिस्थिति क्या थी उस वक्त।
भारत दरअसल जब आजाद हुआ तो वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ आजाद हुआ और इन सब में सबसे गहरी समस्या यह थी कि देश के एकता एवं अखंडता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त। अब ये प्रिंसली स्टेट्स को अधिकार दिया गया था कि वह अपनी मर्जी से किसी भी डोमिनियन में जाकर मिल जाए, या तो वो इंडिया में मिले या पाकिस्तान में मिले। तो ऐसे केस में जब भारत आजाद ही हुआ 2 बंटवारे के साथ, तो वैसे में अन्य और ज्यादा बंटवारे या 550 से अधिक यदि हर प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग रहने की मांग कर देता, तो भारत शायद आज वैसा नहीं होता जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं। भारत बहुत ही छोटा राज्य होता और उसके बीच में भी कई कई राज्य होते। हो सकता है आप उसे मध्य प्रदेश एक अलग देश होता, जहाँ के हम लोगों को हो सकता है पासपोर्ट और वीजा लेकर जाना होता। तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती थी। तो इन सभी को इंटीग्रेट करने की समस्या एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी उस समय। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि किसी भी प्रकार के लूप होल को ना छोड़ा जाए, इसलिए साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया कि भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब यहाँ बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने मेंशन किया कि यूनियन का अर्थ यहाँ साफ साफ इंगित करना है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौतों का परिणाम नहीं है, अर्थात भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात भारतीय संघ सुप्रीम होगा और यह राज्यों के साथ किसी भी प्रकार के समझौतों का परिणाम नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule। भारत के जो संविधान है उसमें जो 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और टेरिटरीज के बारे में मेंशन किया गया है और यहाँ वही कहा गया है कि स्टेट और टेरिटरीज को फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो आप इसे मेरे ख्याल से बहुत यह मतलब समझने वाली बात होगी कि मुझे लगता है 90% लोग कॉन्स्टिट्यूशन शायद ही देख पाते होंगे, रियल कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि असली फ्लेवर अगर पढ़ना हो कॉन्स्टिट्यूशन को तो बेयर एक्ट को ही देखने में होता है। लक्ष्मीकांत या अदर बुक्स को देखने से ठीक है, वो एक आसानी मिलती है, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरोली पढ़ते हैं तब इससे आपकी समझ और भी गहरी होती है और इससे बहुत सारी चीजों को और भी आप समझने में फायदा मिलता है। जैसे देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जरा गौर से देखिए, इसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 से रिलेटेड इसे बताया गया है। अब ये भी समझेंगे, आर्टिकल 1 तो आप समझ रहे हैं कि 1 सब क्लॉजेस 2 में मेंशन किया गया है इस बात को। आर्टिकल 4 क्यों लिखा गया है, इसे भी आर्टिकल 4 जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसमें आप देखिए हर तरह के स्टेट, जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं, उन सब का जिक्र किया गया है कि उनका निर्माण किस एक्ट से और कब हुआ है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ये 2014 क्यों है, ये आप यहां देख समझेंगे। जब आप देखेंगे कि तेलंगाना एक स्टेट बना, जब कब बना, वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से आंध्र प्रदेश से टूट कर बना। आंध्र प्रदेश के हिस्से को ही जब काटा गया तो यहाँ तेलंगाना बनाया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यूटीज हैं। 8 यूटीज इसलिए हैं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव को
मर्ज कर दिया गया है मर्जर एक्ट के तहत। 2019 में इन दोनों ही यूटीज को रिसेंटली ही मर्ज कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 3 को, जिसमें मेंशन है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड बाय आवर कंट्री। तो इसमें आपको अब समझना है कि क्या टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों सेम है। यूनियन ऑफ इंडिया को आपने 1(1) में मेंशन पाया और टेरिटरी ऑफ इंडिया को वर्ड को आपने 1 सब क्लॉज 3 में मेंशन पाया। यूनियन ऑफ इंडिया जैसा कि आपने देखा राज्यों का एक समूह है, संघ है, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर राज्य मेंशन किए गए हैं, जितने भी राज्य हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्टेट, यूटीज और जो भी अक्वायर्ड रीजन होंगे। ऐसा क्यों किया गया है? यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत यूटीज को क्यों नहीं शामिल किया गया है? समझना यह है कि यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स राज्यों का जो एक संघ है। यूटीज तो ऑलरेडी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज होते हैं, जिसमें जो कि केंद्र के द्वारा ही प्रशासित किए जाते हैं। इसमें 2 अपवादों को छोड़ दिया जाए, दिल्ली और पुदुचेरी को, जहां की अपनी एक अलग विधान मंडल है। इसके अलावा जितने भी 6 यूटीज हैं वो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड हैं, ये भी पार्शियली सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड ही है। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत केवल और केवल स्टेट्स को रखा जाता है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत राज्य यूटीज को रखा जाता है। साथ में जो भी अक्वायर्ड क्षेत्र होंगे जो हमारा देश अक्वायर करेगा विधि के द्वारा, उनको भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट 21 के अंतर्गत आर्टिकल 369 टू 392 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन को मेंशन किया गया है, जिसमें आपने देखा कि 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में था उसे हाल ही में रिपील कर दिया गया है। उसे हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये हट चुका है। तो 371 और 371 के क्लॉजेज में विभिन्न राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये देख लेते हैं कि किन किन राज्यों के बारे में बात की गई है। ये है 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। क्या आपने समझा? 371 ए नागालैंड के बारे में मेंशन करता है, बी आसाम, सी मणिपुर, डी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन आंध्र प्रदेश के बारे में जिक्र करता है, एफ सिक्किम के बारे में, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा और जे कर्नाटक और हैदराबाद के रीजन से संबंधित है। ये था आर्टिकल 1 इन डिटेल। आगे हम लोग आर्टिकल 2, 3, 4 को और डीप में समझने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।